नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा का चक्र। चिकित्सा का चक्र बेढब बनारसी द्वारा लिखित है। इसके लेखक बेढब बनारसी हैं। इस पाठ में बच्चों लेखक ने बताया है कि प्रस्तुत व्यंग में लेखक ने बीमारी के कारण लोगों की बेसिर पैर की सलाह, डॉक्टरों का लालची स्वभाव तथा मरीज की दशा का रोचक शैली में वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जब लेखक बीमार होना चाहता है, उसका मन करता है कि वो बीमार हो, और जब वो बीमार होगा तो उसे मनचाही चीज़ें खाने को मिलेंगी, लोग उससे उसका हालचाल पूछने के लिए आएंगी। और इसमें एक बात और बताई है कि कैसे डॉक्टर जो हैं वो लालच में आकर अपना मरीजों का इलाज करते हैं। लालची स्वभाव डॉक्टरों का इसमें बताया है। और मरीज की क्या दशा हो जाती है जब वो बीमार होते हैं, रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सब बातें इस पाठ में बताई हैं। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं यानी लेखक, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझको कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी दिन बीमार पड़ता तो अच्छा होता। लेखक कहता है कि मैं आज तक बीमार नहीं हुआ हूँ। मुझे देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि ये मैं इतना हट्टा कट्टा हूँ। तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी बीमार हो जाऊँ और लोग मुझे, रिश्तेदार मुझे, आस पड़ोस के दोस्त मुझे पूछने के लिए, मेरा हालचाल जानने के लिए आएँ। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर हाँ, इतना अवश्य था कि मैं बीमार पड़ने पर हटल्ले के बिस्कुट जिसके साधारण अवस्था में घर में खाने को नहीं देते, दवा की बात होती तो खाने को मिलते। और बहुत अच्छी सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी कैसी तबीयत है। लेखक कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं बीमार हो जाऊं, और जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे हटेले के बिस्किट खाने को मिलेंगे, और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो आकर मेरे से पूछेंगे कि कहिए आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार की रोनी सूरत बनाकर प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मैं उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। मतलब उसको बहुत मज़ा आता है लेखक को जब उसका हालचाल पूछने के लिए कोई उसके घर आता है। हाँ, एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत थी। मैं कि आज रिफ़्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा ही खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी मतलब लेखक की पत्नी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। लेखक की पत्नी थी, उसको फिल्म देखने के लिए सिनेमा में जाना था, तो इसलिए लेखक को उसने कहा कि आप अभी खाना खा लो ताकि मैं बिल्कुल आपको खाना खिलाकर फिल्म देखने चले जाऊँ। संभव है मेरे आने में देर हो जाए। मैंने फिर इनकार किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थी और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का यहाँ एक लेखक हैं, उनके बारे में यहाँ उनका जिक्र किया है कि यहाँ से बाग बाज़ार का रसगुल्ला आया है। लेखक कहता है कि मुझे भूख नहीं थी, मैं स्कूल में कुछ खा के आया था, रिफ़्रेशमेंट मिली थी और बहुत, जिससे मेरे को भूख नहीं थी। लेकिन पत्नी के आग्रह पर मैंने वही आग्रह करने पर थोड़ा सा खा लिया, और थोड़े से में लेखक ने क्या खाया कि उसने 12 पूरियाँ खाई, और 12 पूरियों के साथ साथ आधा पाव मलाई भी खा ली। और जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनके घर से यहाँ से उनके फेमस रसगुल्ले आए थे। तो लेखक ने छायावादी कविताओं, रस तो होगा ही, मलाई खा ली थी और रसगुल्ले आए थे, तो रस तो होगा ही, कल तक संभव है खट्टा हो जाए। लेखक ने ये सोचा कि रसगुल्ले जो आए वो कल तक खट्टे हो जाएंगे, इसलिए क्यों ना उनको आज ही खा लिया जाए। इसलिए लेखक ने 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले
छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, यानी बहुत छोटे नहीं थे, आकार में काफ़ी बड़े थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता है कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा था, मतलब उनको दर्द होना शुरू हो गया। परंतु मुझे भय मालूम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। लेखक कहता है कि जब मुझे पेट में दर्द होता था तो सब रोगों का रामबाण, एक अमृत धारा की शीशी वो हमेशा अपने पास रखता था, जिससे औषधियों का राजा मानता था। मैंने उसकी तुरंत कुछ बूंदें पान ली, मतलब कुछ बूंदें उनकी खा ली। दोबारा दवाई पी, तिबारा पी, मतलब एक बार उसके दवाई से आराम नहीं हुआ तो कुछ बूंदें उसकी लेखक ने दोबारा ले ली अमृत धारा की, और जब भी आराम नहीं हुआ तो उसने तीसरी बार तिबारा यानी तीसरी बार भी ले ली। प्रातःकाल यानी सुबह होते होते शीशी समाप्त हो गई, पर दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। लेखक कहता है कि पूरी रात में दर्द इतना हुआ कि लेखक को बार बार वो दवाई लेनी पड़ी, और जिसके कारण सुबह जब हुई तो वो शीशी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। लेकिन लेखक के पेट का जो दर्द था वो समाप्त नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। सूट तो वह ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में हैं। ऐसे सूट वाले पर इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल आना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया कि आप बोले, मतलब डॉक्टर बोले कि जुबान दिखाइए, मतलब जीभ बाहर निकालिए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही मज़ा डॉक्टर को मरीज़ की जीभ देखने में आता है। लेखक कहता है कि डॉक्टर फटाफट जल्दी से बुलाते ही आ गया, और आते ही उसने जीभ निकालने के लिए यानी जीभ उनकी टेस्ट की। और लेखक कहता है एक मजाक के व्यंग के तरीके से कि जैसे प्रेमी को प्रेमिकाओं को देखने में मज़ा आता है, ऐसे ही शायद डॉक्टर को मरीज़ की जीभ देखने में मज़ा आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पी लीजिए, 2 खुराक पीते ही आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब को मजाक का मज़ा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो मैं आपको दवा मंगवानी ही नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर कहता है कि जैसे ही 2 खुराक लोगे आप दवाई की तो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे मजाक के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, मतलब सोने की खपत कम हो रही है, वैसे ही समाप्त हो जाएगा आपका दर्द। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं अस्पताल खुला नहीं था, नहीं तो मैं आपको दवाई लाकर दे देता। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ा मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों को सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द की कमी न हुई। लेखक को डॉक्टर ने बताया था कि चंद्रकला जो फार्मेसी है उसके यहाँ से दवाई मंगवा लेना, क्योंकि वहाँ की दवाई ताज़ा मिलती है। डॉक्टर भी ऐसा ही था, ताज़ा दवाई थोड़ी ना होती है, लेकिन उसने यहाँ लेखक ने व्यंग्यपूर्वक कहा है। और दवाई को गर्म बोतल में डालकर दवाई पी लेना, और गर्म बोतल पानी की से उसका अपना पेट सेक लेना। और लेखक ने इतना सेका कि उसके पेट पर छाले पड़ गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। किसी ने कहा कुछ नहीं, हींग पिला दो। अब यहाँ बेटा सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि जो लोग आते हैं किसी बीमार आदमी का पता करने के लिए, तो वो अपने अपने विचार रखते हैं, वो अपने अपने दवा के तरीके बताते हैं। रोगी को ठीक करने के अलग अलग तरीके यहाँ बताते हैं। तो वही बात लेखक यहाँ कह रहा है कि कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिसे लोगों ने न बताया हो। तो लेखक यहाँ
व्यंग करते हुए, मजाक करते हुए कहता है कि हर एक आदमी ने अलग अलग चीज़ें बताई, खाने की लगभग सारी चीज़ें बता दी, बस एक जूते रह गए थे जो किसी ने ये नहीं कहा आगे कि जूते भी खा लो। ठीक है। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं हुई। लेखक लोग आते मुझे देखने के लिए, चर्चा छिड़ती प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 2 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। मुझे कुछ बोलना ही पड़ता था, मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान सिगरेट की चपत अलग। मतलब कि लोग आते और अपने अपने विचार प्रकट करते और उनको आने के बाद उनको पान सिगरेट भी खिलाना पड़ता था, इसलिए उसका खर्चा अलग से। भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा, कब तक तुम इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवाई ले लो। लोगों ने सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुन के ही हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उसके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उसका नाम रखना होता तो मैं अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम यथा गुण, मतलब जैसे चूहानाथ कातर जैसा नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। आपकी फ़ीस 8 रुपये थी, मतलब उस जो डॉक्टर बुलाया गया था चूहानाथ कातर, उसकी फ़ीस 8 रुपये थी। मोटर का 1 रुपया अलग, मतलब वो गाड़ी में आए थे देखने के लिए लेखक को, इसलिए गाड़ी का 1 रुपया किराया अलग था। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फ़ीस रात में बढ़ती है। बेटा आपको पता ही होगा कि अगर इमरजेंसी होती है और रात को डॉक्टर बुलाना पड़ता है तो डॉक्टर की फ़ीस डबल हो जाती है। तो वही बात लेखक ने यहाँ बताई है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवाई मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवाई लिखी थी, गर्म पानी हुआ, 2 रुपये की दवाई आई। डॉक्टर साहब ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई, पिचकारी में दवाई भरी गई और मेरे पेट पर वह सुई पहुंचकर दवा डाल दी। कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, दर्द 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, बस आप गर्म पानी करो। और उसने 2 रुपये की दवाई आई थी और उसने उसमें सुई भरी दवाई में और उसके पेट में वो सुई लगा दी। ठीक है। ओ हाँ जी, डॉक्टर को ने उसकी सुई लगा दी थी लेखक के। डॉक्टर साहब कुछ कहकर मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः पीड़ा रफू चक्कर हो गया। मतलब डॉक्टर की सुई लगाने के बाद लेखक ने आराम किया और उसके बाद उनका दर्द ख़त्म हो गया। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। 2 वीक्स का टाइम, उसको 2 हफ्ते का टाइम लगा। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा का स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के भी मुख में डाल दी जाए तो वह तिल मिलाकर उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा, अब तो दवाई पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात मतलब सावधानी न करेंगे तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती भी बड़ी भागवती है, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो ज़िंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिन और दवा पीजिए। कहने का मतलब है कि डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी श्रीमती जी बहुत भाग्यशाली है जो उन्होंने मेरे जैसे डॉक्टर को बुलाया, और कुछ मतलब सावधानी के तौर पर इसे कुछ दिन और दवाई पीनी पड़ेगी। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे मर्जों के नाम सुनाए जो मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है, केवल हमारे डॉक्टर कातर को ही मालूम है। खैर, मैंने दवाई जारी रखी। मतलब डॉक्टर के कहने पर लेखक ने वो दवाई लेनी अभी जारी रखी थी। अभी 1 सप्ताह पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन में एकाएक दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। मतलब लेखक के 2 हफ्ते के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने जिस भयंकर मर्ज का नाम लिया था उसका स्वरूप मेरी रोती
हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया और इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की बात लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मेरी हालत का क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैड में भी लिखें तो संभवतः समाप्त न होगा। हवाई जहाज़ के पंखे की तेज़ी के समान तो करवटें बदल रहा था। उधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। लेखक के जब दोबारा दर्द हुआ तो उस डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर कातर को, जवाहरनाथ कातर को, लेकिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में चर्चा होने लगी कि अब किस डॉक्टर को बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई किसी की बात मानता था और न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों की क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रस रंगन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। लेखक को जब डॉक्टर नहीं मिला तो उनके पड़ोस में जो आयुर्वेदाचार्य रहते थे सुखदेव शास्त्री, उसको बुलाया गया। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए पर वैद्य जी न आए और न ही भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, आयकर यानी इनकम टैक्स की तरह बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे और बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा है और कहा है कि अभी बुध के क्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर आएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर चलूँगा। मतलब यहाँ पंडित जी ने पत्रा देखा, कुंडली देखी और उसके अनुसार शनि की स्थिरता बताई और कहा कि एकादशी का योग है। जब वो योग समाप्त हो जाएगा, मतलब वो घड़ी समाप्त हो जाएगी, तब मैं चलूँगा। ये सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। मगर वे कह आए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी पालकी पर तशरीफ़ लाए। मतलब पालकी पर बैठकर डॉक्टर जो वैद्य था पंडित जी, वो आ गए। आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी और फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इससे मंदाकिनी का प्रादुर्भाव होता है। इसी कारण यह भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है जब शूल का कारण होता है। मतलब पंडित जी ने अपनी भाषा में बताया कि गैस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण गैस के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, पर मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के कारण एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिरकार मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवाई तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवाई देता हूँ, अभी अभी आपको लाभ होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवाई ली गई। कभी कभी दर्द अवश्य कम हो जाता था, पर दर्द पूरा न गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। कहने का मतलब है कि पंडित जी द्वारा बताई गई जो दवाई थी वो लेखक ने ली 2 दिन तक, लेकिन दर्द था वो थोड़ा थोड़ा कम होता था, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे लेखक। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। मित्रों की मंडली आती, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी
अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम या वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया है, हकीम भी सही। हकीम मतलब मुसलमानों के जो डॉक्टर होते हैं उसको हकीम बोलते हैं। किसी सज्जन के कहने पर कि वैद्य हकीम को दिखाओ, तो लेखक ने कहा कि हकीम को तो वैद्य जी को तो दिखाई दिया, पंडित जी जो वैद्य जी आए थे, अब हकीम को भी दिखा लेते हैं। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उसके रहन सहन व फैशन का जिक्र न करना मुझसे हो न सकेगा। सर्दी बहुत तेज़ नहीं थी। बनारस में कभी बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती। फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन की बंददार अंगा पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी पहनी हुई थी, पाँव में पजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अब अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोरे के लिए कपड़ा दिया गया हो और दर्जी ने कुछ कतर विरोध की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब ने नजाकत की बला थी। हकीम साहब में नजाकत की बला थी। रहते थे बनारस मगर कान काटते थे नकलऊ के। लेखक ने यहाँ उनके पहनावे के बारे में बताया कि उन्होंने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था और सिर पर गोल टोपी थी, और जितना कपड़ा शायद सिलवाने के लिए दिया गया था वो सारा ही दर्जी ने उसमें सिलने के लिए लगा दिया था। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में कहा। बोले, मिजाज कैसा है? मिजाज यानी आपका स्वभाव कैसा, आपकी हालत कैसी है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। बस यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अपनी ज़िंदगी से आप दुखी हैं। भला ऐसी गुफ्तगू होती है, बातचीत भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन। नब्ज़ तो दिखाइए। नब्ज़ होती है नस। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफ़ू चक्कर होगा। आनन फानन मतलब जल्दी जल्दी, रफ़ू चक्कर गायब हो जाना, भाग जाना। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए तो आपको तकलीफ़ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज़ देखी, फिर बोले, नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। मतलब भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उन्होंने हकीम साहब ने कहा उनको। हकीम साहब चलने की तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं। मतलब यहाँ भी हकीम के लालची स्वभाव के बारे में लेखक ने दर्शाया है कि कहीं और से दवाई मत लेना, मेरे यहाँ से दवाई लेना। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता मतलब कमज़ोरी। लेखक काफ़ी दिनों से पेट के दर्द से था, इसलिए वो कमज़ोर भी हो गए थे। कभी कभी दर्द का दौर भी अधिक वेग में हो जाता। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि नकलऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता, किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथिक इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा, आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। मतलब जो एक्यूप्रेशर वाले लोग होते, प्राकृतिक जो इलाज करते हैं, उन्होंने कहा कि गीली मिट्टी का पेट पर लेप कर लो और ठीक हो जाओगे। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको यहाँ कैसे बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई।
उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि किसी ऊपरी का खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी का खेल क्या है नानी? बोली, बेटा यह सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है। यह बात है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर दिखाकर कहने लगी, देखो ना इसकी भरोनी कैसी है, कोई चुड़ैल पीछे लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टरों को मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? मतलब लेखक कितने परेशान हो गए थे कि अब वो बस किसी तरह इस दर्द से छुटकारा चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, डॉक्टर तो पीछे पड़ ही रहे थे, क्या चुड़ैल भी मेरे से पीछे पड़ गई? चुड़ैल इनसे भी बढ़कर है। जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ तो हो न हो, इससे तुम्हारा मर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की कोई आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवाई भी होती जाती। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। अब सब तैयारियां हो चुकी थी कि जितने में एक डॉक्टर को एक और मेहरबान लिवा लाए मतलब बुला लाए। उन्होंने कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े ज़ोर से हंसे। मैं घबराया। हंसी केवल कवि सम्मेलन के बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित हुआ जब उसने डॉक्टर ने ये कहा लेखक को कि मुंह दिखाइए, तो लेखक ने बड़े ही मजाकिया तरीके से कहा, हंसते हुए, कि आप मुंह देखिए, जीभ देखिए, जो चाहे वो देख लीजिए। और ये सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा सा हंसा। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पारिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। पारिया एक तरह का दांत का रोग होता है जिसमें मसूड़ों में दर्द होता है और उससे मुंह से बदबू आती है और जिसके कारण पेट भी खराब रहता है और ये पेट खराब होने की वजह से हो जाता है। मैंने कहा, तो क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। खैर, दिन भर मैंने सोचा। मैंने भी यह निश्चय किया कि यदि डॉक्टर ठीक करते हैं तो दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपये एक दांत निकलवाने के लगेंगे। मतलब लेखक ने डॉक्टर के, जो दांत निकलवाने वाला डॉक्टर होता है, दंत चिकित्सक, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसके पास से पूछा तो उसने बताया, दंत चिकित्सक ने, कि एक दांत निकलवाने के 3 रुपये लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाए 150 रुपये अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर भी चक्कर आने लगे। मैंने सोचा, जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। अब लेखक ने जब डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने बताया कि 1 रुपया एक दांत निकलवाने के 3 रुपये लगेंगे और सारे दांत यदि निकलवाओगे तो 96 रुपये बनते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यदि सारे दांत निकलवाओगे तो मैं 6 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अलावा फिर निकलवाने के बाद जब दोबारा दांत बनवाने हैं, नकली दांत, तो उसके 150 रुपये अलग लगेंगे। तो लेखक ने सोचा कि यदि जान सलामत है, अगर सेहत है, हमारा शरीर है, तो सब कुछ फिर दोबारा वापस आ जाएगा। इसलिए खर्च करने की उसने सोच ली। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। श्रीमती यानी लेखक ने अपनी पत्नी से रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने चली गई। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा लो, आँख निकलवा लो। ये सब बेफजूल हैं, खाना ठिकाने से खाओ। अब उसकी पत्नी, जब लेखक ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे दांत निकलवाने के लिए, तो उसकी पत्नी ने उसको गुस्से में कहा कि तुम्हारा जो अक्ल है, जो तुम्हारी दिमाग है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो घास चरने चली गई।
कोई भी कुछ भी कहता है वो तुम वही मान लेते हो। कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कोई कहता है कि नाक नुचवा लो, कोई आँख निकलवा लो, कोई कहता है कि बाल उखड़वा लो। जैसा लोग कहेंगे क्या तुम वैसा ही करोगे? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? ये सब कुछ छोड़ो और तुम समय से और सही हिसाब से खाना खाओ। ये सब फिजूल है। बस तुम खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में सब ठीक हो जाओ और 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए? लेखक कहता है अपनी पत्नी से, यदि तुम्हें यही तरीका था मुझे ठीक करने का पता था तो तुमने इतने पैसे क्यों खर्च करवाए? आपने देखा बेटा, इस पाठ में लेखक की मनोवृत्ति, मतलब उसकी बीमार होने की जो इच्छा थी वो दिखाई, और कैसे एक बीमार व्यक्ति को, एक बीमार मरीज़ को देखने के लिए उसके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग आते हैं और अपने अपनी सलाह मशवरा देते हैं। और अलग अलग डॉक्टरों का लालची स्वभाव भी इस व्यंग्यात्मक लेख में दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर पैसों के लालच में तरह तरह के तरीके उसमें मरीज़ को बताते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक एक निबंध था जिसने लेखक ने बताया है आजकल की आधुनिक जो वर्तमान समय में जो हालात हैं, लालच प्रवृत्ति डॉक्टरों की और मरीज़ की मनोदशा। इसे आप ध्यान से अध्ययन करना। धन्यवाद।